आज हम डिस्कस करेंगे सेंसस 2027, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज ही नहीं है बल्कि इंडिया के फ्यूचर प्लानिंग का फाउंडेशन भी है। देखिए, सेंसस जो कि जनगणना जो पॉपुलरली के नाम से जाना जाता है, ये जनगणना एक ऐसा प्रोसेस है कि इससे पूरे भारतवर्ष के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना का पता चलता है। यानी एक तो इंडिविजुअल सोल्स की काउंटिंग होगी, कितने लोग रहते हैं हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में और लद्दाख में कितने, ये सब काउंटिंग की प्रोसेस रहेगी। नमस्कार साथियों, वेल्थ विजडम बाय संदीप से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आज हम डिस्कस करेंगे सेंसस 2027, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज ही नहीं है बल्कि इंडिया के फ्यूचर प्लानिंग का फाउंडेशन भी है। इसी के माध्यम से हम डिसाइड करते हैं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, वेलफेयर स्कीम्स कैसे होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी और इंडस्ट्रियल रोड मैप कैसे बनेगा। इस जनगणना की इस प्रोसेस जो है प्रिलिमिनरी लास्ट ईयर से ही शुरू हो चुकी है, जहां टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए और अभी रिसेंटली इसका ऑफिशियल मस्केट रिलीज़ हुआ है, जिसके बाद की हम 2027 की जनगणना के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के लिए भी इसका बिगुल बज चुका है। जून का महीना तय किया गया है, जहां पे पहली प्लानिंग होगी, हाउस लिस्टिंग होगी HLO के द्वारा, और जिसमें जम्मू कश्मीर में ये लगभग पूरी टीम सेंसस के लिए तैयार है। लगभग 30,000 के इन्यूमरेटर्स अपॉइंट किए गए हैं। इसके लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग प्रोसेस है। नेशनल ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स और जितने भी जो लोग इस प्रोसेस से जुड़ेंगे उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। और देश भर की बात करें तो 11,728 करोड़ रुपए का बजट है। उम्मीद करते हैं कि उस बजट का एक हिस्सा जो है 250 से 300 करोड़ के लगभग उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर की इकानमी में भी आएगा और यहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करेगा। इस सब प्रोसेस में क्या क्या होने जा रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में हैं डायरेक्टर सेंसस IAS अमित शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी। सर, ये सेंसस को किस रूप में लिया जाएगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, सेंसस जो कि जनगणना जो पॉपुलरली के नाम से जाना जाता है, ये जनगणना एक ऐसा प्रोसेस है कि इससे पूरे भारतवर्ष के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना का पता चलता है। यानी कि कितने साउल्स हैं, कितने इन्हेबिटेंट्स हैं, कितने घर हैं और क्या हाउस होल्ड आइटम्स हैं। तो ये एक बड़ा वास्ट स्केल पे करने वाली एक एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में जैसे कि आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जनगणना एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके थ्रू बहुत सा डेटा डिसिमिनेट होता है, हर जगह पे ये डेटा पहुंचता है और ये इसके बाद एनालिसिस होता है। जैसे इंडस्ट्री ने काम करना है, बाकी लोगों ने काम करना है, तो ये डेटा का एक अलग तरह से वेरिड इस्तेमाल होता है। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं बताऊंगा कि जैसे मुझे प्रभार दिया गया है निदेशक के रूप में जम्मू कश्मीर और मैं ऐड करूंगा लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का, जिसका मुझे प्रभार गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है और मुझे इसका संचालन करना है जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी। तो ये एक मैसिव एक्सरसाइज है और मैं ये बताना चाहूँगा कि सन 2011 के बाद, करीब 16 वर्ष के अंतराल के बाद, ये भारतवर्ष में इतने बड़े स्केल पर जनगणना का कार्यक्रम करवाया जा रहा है और जिसका एक बहुत विशालकाय एक कार्यक्रम है और इसका बहुत ज़्यादा रैमिफिकेशंस होने वाले हैं। हमारी चाहे इंडस्ट्री है, चाहे हमारे एजुकेशन सेक्टर है, चाहे हमारा रूरल डेवलपमेंट है या पॉलिसी मेकिंग है, हर चीज़ में जनगणना का एक योगदान रहता है। और आप देखेंगे अगर आज तक
भारत में लिखा जाता है एज पर सेंसस 2011 फिगर्स। तो क्योंकि 2011 ही आखिरी जनगणना थी और कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे भी बोला जाता है तो अंदाजे से बोला जाता है 135 करोड़ की जनता भारत में, 140 करोड़, कहीं कहीं 150 करोड़ भी बोला जाता है। कई बार आप सुनोगे कि कहीं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में तो क्या, लेकिन पॉलिटिकल रैलीज में भी बोला जाता है, तो वो तो एक अप्रॉक्सीमेट फिगर दी जाती है ना। तो जब ये प्रॉपर तरीके से जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद एग्जैक्ट फिगर्स भारतवर्ष की आ जाएंगी कि भारत का क्या डेटाबेस है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, in terms of household goods, and in terms of overall parameters which are prerequisites for the development of any economy. तो ये इसका एक अलग सा एक महत्व रहता है and I am sure it is going to benefit all the citizens of nation, especially our Jammu Kashmir and Ladakh region people as well. सर, जनगणना में एक तो इंडिविजुअल सोल्स की काउंटिंग होगी, कितने लोग रहते हैं हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में और लद्दाख में कितने, ये सब काउंटिंग की प्रोसेस रहेगी। इसके अलावा भी जो मीडिया ब्रीफिंग थी सेंटर की, उसमें सुनने में आया कि लगभग 33 किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सर इतने तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाएंगे, उसका क्या बुनियाद क्या है? देखिए 33 किस्म के क्वेश्चन नहीं, ऐसा है कि जब जनगणना करवाई जाती है, जिसको हम कश्मीर या उर्दू में मर्दमशुमारी भी बोलते हैं, तो ये जो जनगणना को करवाने के लिए देयर इज़ ऑलवेज ए क्वेश्चनेयर। आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको पब्लिक से वो पैरामीटर्स पे पूछना होता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे जो सर्कुलर निकल रहे हैं, कल हमारा सर्कुलर नंबर 16 निकला है, जिसमें ड्यूटीज़ ऑफ ऑल सेंसस ऑफिसर्स बताया गया है। जो चार्ज ऑफिसर हैं या प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हैं, हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर जो हैं वो हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर नॉर्मली या डीएम जो रहते हैं वो मेरे साथ सहयोग देंगे एज प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स। और इसी तरह से जो म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं दोनों, जैसे जम्मू का म्यूनसिपल कमिश्नर है या श्रीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर है, ये दोनों भी दो एक्स्ट्रा अर्बन एरियाज़ के वो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स डिक्लेयर्ड हैं। यानी कि जम्मू में 22 टोटल प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश में 22 हमारे साथ जो रहेंगे वो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स रहेंगे। इसी तरह से लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 2 प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स रहेंगे, यानी कि लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के डीएम। तो ये टोटल नंबर है। तो ऐसा है कि ये जो 33 क्वेश्चंस या जो आप बात की जा रही है, वो ये बेसिक सवाल हैं, बुनियादी प्रश्न रहते हैं, ताकि जब हमारा एन्यूमरेटर, सुपरवाइज़र ये लोग जाते हैं फील्ड में, जैसे आपने बताया 30,000 के करीब लोग, तो ये जब जाएंगे तो इनको क्या पूछना है हर हाउस होल्ड में जाकर, तो ये उस क्वेश्चंस के इंडिकेटिव लिस्ट रहती है और उसके आगे उनको अपना जवाब देना पड़ता है। तो ये बेसिकली उसी की एक्सरसाइज का हिस्सा है कि ये 33 सवाल HLO के हैं, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के, जो कि पहला आपने अभी बताया जून के माह में जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी कोइंसिडेंटली सेम डेट्स डिसाइड हुई हैं। तो ये दोनों डेट्स जो रहेंगी उसका ये डिटेल दिया गया है HLO के लिए। इसी तरह से पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का जब समय आएगा, PE जिसको बोला जाता है, PE इज़ द मेजर पार्ट ऑफ सेंसस, यानी कि हमारे जनगणना, जिसमें जनता से सवाल पूछे जाएंगे, उसमें भी एक क्वेश्चनियर आएगा, उसमें सब चीज़ें ऐड होंगी, क्या क्या कॉलम आते हैं उन कॉलम के हिसाब से इनको भरा जाएगा। तो अलबत्ता ये एक क्वेश्चनियर होता है जिसके बेस पे हम सवाल पूछते हैं, घर घर जाकर हमारे एन्यूमरेटर्स जो जाएंगे और वो डेटा फिलिंग करेंगे, जो कि इस बार आप सब जानते हैं बहुत सी तब्दीलियां हैं जो आज तक सेंसस हुए और जो अब सेंसस है, इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो अब अलग तरह से एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से सेंसस करवाया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा सेंसस करवाया जाएगा, कंप्लीट डिजिटाइजेशन प्रोसेस रहेगी। लेकिन सर जब हम अपने गांव की या रूरल एरिया या बॉर्डर एरिया की हालत देखें तो वहाँ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उन लोगों तक ये कंसेप्ट क्लियर करना कि ये उनकी भलाई के लिए है सेंसस, ये जो जितना भी डाटा हम सिस्टम में डाल रहे हैं, चाहे इन्यूमरेटर जाएंगे उनको करने या उनके लोकल लोग उनको हेल्प करेंगे, उनको एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना एक चैलेंज रहेगा।
सेकेंडली, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे हम चाहते हैं कि लोगों को, एक लेमन की भाषा में बात करूंगा, तो लोगों को एक एप्रीहेंशन रहेगा कि यार इनको हमने ये डाटा दे दिया तो कहीं हमें इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए या किसी डिपार्टमेंट का नोट। सर, ये एप्रीहेंशन, आप बीइंग अ डायरेक्टर सेंसस, इतनी पावरफुल पोस्ट पे हैं, आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएं डाटा कहीं मिसयूज़ नहीं होगा? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है संदीप जी, और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ही जिस जनता के पास ये सब डेटा आपका ये पॉडकास्ट जाएगा, मैं उम्मीद रखूँगा कि उन तक ये आज मेरी बताई हुई बातें जाएं और वो आगे हमारे मैसेंजर्स, दूत बन जाएं और वो आगे लोगों में ये फैलाएं, यानी कि जितने जनता तक ये चीज़ पहुंचे अच्छा है। तो मैं पहले तो आपको सेंसस का बताऊंगा, पिछले जो आज तक सेंसस हुए हैं भारत में और जो अभी वाला सेंसस है, क्या बेसिक अंतर है। तो ये वाला सेंसस, जैसे आपने भी बोला, ये कंप्लीटली डिजिटल मोड से करवाया जा रहा है, यानी कि पेपरलेस, कोई कागज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपको याद होगा पिछले समय का सेंसस या उससे पहले 2001 की बात करें या 2011 की, तो एक बड़ा सा पर्चा लेकर जाया करते थे हमारे एन्यूमरेटर्स, और घर घर में जाकर टिक लगाना है या डाटा फिल करना है, वो डाटा फिल किया जाता था। और फिर उसके बाद वो सारे स्कैन होता था डेटा, फिर डेटा को डिजिटाइज किया जाता था, और जो हमारे सेंसस की प्रोसेसिंग होती थी अमूमन 1.5 से 2 वर्ष मिनिमम लगते थे पब्लिश होने में, यानी कि 11 का किया हुआ सेंसस 13-14 में जाकर लोगों को वो किताब की फॉर्म में या सेंसस डेटा एनालिसिस के फॉर्म में जनता के आगे रखा जाता था। तो इस बार जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, ये जो आज डिजिटाइजेशन का युग है, आईटी का युग है, सूचना प्रौद्योगिकी में भारत एआई मिशन स्टार्ट कर चुका है, तो ये उसका एक जीवंत मिसाल है कि हम पहली बार भारत में पेपरलेस सेंसस करवाने जा रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी, जनता को भी खुशी होगी, कि जो भी एन्यूमरेटर सुपरवाइजर जाएंगे वो इस पैटर्न पे काम करेंगे, BYOD का मतलब है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। वो अपना डिवाइस लेकर जाएंगे और उसी में हमारा पोर्टल CMMS पोर्टल है, और ये जो डिवाइस लेकर जाएंगे उसमें जो रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, जैसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन वाली एप्लीकेशन में जाकर लॉगिन कर उनका रिस्पेक्टिव घर वालों का डेटा लेंगे, और वो डेटा डायरेक्टली हमारे डेटा सेंटर्स, जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गए हैं, भारत सरकार ने उनको कर दिया है, जिनका पूरे तरीके से संरक्षण किया जाता है CISF और इस तरह से बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू, यानी कि वो डेटा पूरा फुली सिक्योर रहेगा हमारे डेटा सेंटर्स में। जैसे हमारा डेटा सेंटर दिल्ली में है, लखनऊ में है, बेंगलोर में है, जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, MHA का, तो इस डाटे को पूरा सिक्योर रखा जाता है। एंड सारा ये डेटा की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होने वाली है, यानी कि जो हम आपको बता रहे थे मिनिमम 1.5, 2, 2.5 वर्ष के अंतराल पे ये एक्चुअल में सेंसस डेटा बाहर आता था, अब कुछ हफ्तों का या ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों में पब्लिक को डेटा मिल जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग विल बी वेरी फास्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप टूल्स लगेंगे। ये हो गया पार्ट 1, कितना फास्ट ट्रैक सेंसस किया जाएगा। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं कि आपके माध्यम से हम जनता को क्या बताना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको ये पूरा आश्वासन दे सकता हूं जनगणना निदेशक के तौर पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख में और पूरे भारत में जो हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं, ये डाटा फुली सिक्योर होता है, और जो आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं या जो आप निश्चिंत होकर हमें अपना जो भी फिगर्स हैं, यानी कि आपके पास से ये 33 सवाल हैं, आपके पास घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपके पास मोबाइल टेलीफोन है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में कच्चा छत है या पक्का छत है, लैट्रिन है, उस तरह की कुछ पानी, कैसा पानी का आपका स्रोत है, इस तरह के बेसिक सवाल रहेंगे। HLO की मैं बात जैसे आप कर रहे हैं, तो ये आप दिल खोलकर हमें सही डेटा दीजिए। ये आपके पास गाड़ी है, किस तरह की है, आप क्या ओन करते हैं, देखिए ये गोपनीय रखा जाता है, और ये इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय नेशनल एक्ट्स ऑफ, ये ऐसा नहीं है, इसकी डेटा प्रोटेक्शन है, ये ना कहीं पे कोई एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है, मैं ये क्लैरिटी देना चाहता हूं, और ना ही कोई इसको एक्सट्रैक्ट कर सकती है कोई भी एजेंसी। भूल जाइए इनकम टैक्स या कोई, ये सिर्फ हम, और किसी का नाम भी डिस्प्ले नहीं होता है,
ये सिर्फ एक डेटाबेस है, ये प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा है, और ये जो आपसे ली जाएंगी चीजें, इससे भारत में जो आगे प्रगति होगी या विकास होगा, ये उसका मूलभूत आधार बनेगा। यानी कि आपने हमारे मैस्कट्स का भी नाम लिया, उनका नाम भी हमने रखा है, प्रगति है और विकास है। तो ये हमने इसीलिए ये इनके मैस्कट्स का नाम रखा है। और मैं ये दोबारा से रीएटरेट कर रहा हूं, दोबारा आपके माध्यम से जनता को बता रहा हूं कि ये पूर्णतः गोपनीय तरीके से डेटा हमारे पास रखा जाता है और ये डेटा सुरक्षित रहता है। ये सिर्फ भारत की प्रगति में और विकास में योगदान देने के लिए है। और अगर आप इसको छुपाते हैं तो यानी कि आप अपने देश के साथ अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे, क्योंकि ये टोटली डेटा अलग डेटाबेस में रहेगा और उसके बेस पे आगे क्या प्रगति होनी है या भारत की पॉलिसी मेकिंग होनी है या किस किस तरह की इंडस्ट्री आनी है, ये उसमें योगदान देने वाला है, यानी कि आप ही की मदद करने वाला है ये डेटा। तो इसके लिए मैं सबको यही प्रार्थना करूंगा कि दिल खोलकर सही तरीके से इस जनगणना के इस विशाल के कार्य का हिस्सा बनिए और अपना जहां जहां हमारे एन्यूमरेटर आते हैं उनको डेटा भरिए और डेटा देकर जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों के सही जवाब दीजिए, ताकि ये राष्ट्रीय निर्माण में आप अपने हिस्से का योगदान पूर्णता दे सकें। सर, आपने प्रगति और विकास की बात करी और मैं मैस्केट का जो देख रहा था मीनिंग, उसका तात्पर्य ये था कि प्रगति एक फीमेल को रिप्रेजेंट करती हैं और विकास एक मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका भावार्थ ये है कि हमारे देश की प्रगति में महिलाओं का भी इक्वल योगदान है और इस सेंसस प्रोसेस में भी वो बढ़ चढ़ के शामिल होंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हम देख रहे हैं, 2011 का सेंसस सर हम देखते हैं तो यहाँ महिलाओं की भागीदारी लगभग 19% के बीच में थी। अभी इस सेंसस में आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जहाँ बहुत लो पार्टिसिपेशन, जैसे हमारी बहुत सी कुपवाड़ा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में लास्ट टाइम में बहुत लो परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन विमेन की रही है, अब जबकि हम एक मॉडर्न देश में विकसित भारत की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, तो सर ये जो 30,000 के इन्यूमरेटर्स हैं, आप कैसे इंश्योर करने जा रहे हैं कि कम से कम 15,000 तो उनकी भी गिनती हो यहाँ पे, वीमेन पार्टिसिपेट करें? देखिए, जहाँ तक महिलाओं के योगदान का या पार्टिसिपेशन का सवाल है, हमने कभी भी इसमें कोई अंतर नहीं रखा कि महिला इन्यूमरेटर है या पुरुष इन्यूमरेटर है। और हमारा ये हमेशा यही एक रहता है कि दोनों तरफ के इन्यूमरेटर जो हैं बराबर संख्या में ही हों, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो ये अलबत्ता हर प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो अपने उस लिस्ट में कौन से एन्यूमरेटर्स को लाते हैं, महिलाओं को या पुरुषों को लाते हैं। अलबत्ता हमारी इंस्ट्रक्शन क्लियर रहती है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिलाएं पुरुष एक समान है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान सबको बराबर की नज़र से देखते हैं और हम ये चीज़ एश्योर करते हैं कि हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इनफैक्ट मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँगा अगर महिला एन्यूमरेटर हमारे पुरुष एन्यूमरेटर से ज़्यादा इस सेंसस में आए। और ये जो एन्यूमरेटर रहते हैं ये यूजुअली जो हमारे आप देखेंगे कि जो हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स भी, बूथ लेवल ऑफिसर्स रहते हैं, वो BLOs भी कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब देखते हैं अलग अलग प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स, DMs किस किस को इन्वॉल्व करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि महिलाएं और पुरुष बराबर संख्या में आएँ और इसमें पूर्णता योगदान दें। वो नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स भी रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे चुनाव में, इलेक्शन में ये लोगों को घर घर जाने का, या जैसे इलेक्शन की आजकल एक्सरसाइज हर राज्य में चल ही रही है, चाहे वो इंटेंसिव रोल रिवीजन का है, SIR एक्टिविटी है, इस तरह की, तो इसमें इन लोगों को घरों के साथ ज़्यादा एक रहता है हाउस टू हाउस मूवमेंट का। तो अलबत्ता कोई भी लोग आए, हम तो भरपूर तरीके से इनको रिन्यूमरेशन या ऑनरेरियम जो बोला जाता है, राइट वर्ड इज ऑनरेरियम, हम इनको काम करने का, इनको भत्ता भी हम दिया जाता है, सो दैट दे शुड नॉट फील कि एक एक्स्ट्रा ये अपना काम छोड़कर
एक ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसमें ये लोग उस तरह से रह जाएं। और हम चाहेंगे कि बराबर संख्या में चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो इसमें योगदान दें, एन्यूमरेटर्स डिपेंडिंग अपॉन। और आपकी इस सजेशन को हम सारे पीसीओस तक भी पहुंचाएंगे, जो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं, डीएम्स हैं, कि कोशिश करें कि बराबर संख्या में महिला और पुरुष लोग आकर योगदान दें। सर, जम्मू कश्मीर जैसा कि आप जानते हैं एक स्ट्रगलिंग स्टेट है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा है। और अभी आपने जिक्र किया कि आप सरकारी मुलाजिम का इस्तेमाल करेंगे, उनको असाइन करेंगे, रादर गवर्नमेंट टीचर्स भी असाइन होंगे, BLOs वगैरह असाइन होंगे। सर, तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज़्म भी आप सोचते हैं कि जो बहुत से युवा हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जुड़े हुए हैं, जहाँ रजिस्टर्ड बेरोज़गार युवा हैं हमारे, या रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, NGOs हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, क्या आप उनको भी इन्वॉल्व करने का सोच रहे हैं जिससे कि टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो उन लोगों के लिए भी? देखिए, मैं पहले ही ये बता चुका हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव एक्सरसाइज रहती है और क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिसमें गलती का स्कोप नहीं है। ये कोई एक्सपेरिमेंटेशन का फील्ड नहीं है। अलबत्ता हमें जो हमारे युवा हैं जो बेरोज़गार हैं या जिनको अभी तक जॉब नहीं है, ये उनको हर तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। पर ये जो कार्य है ये यूजुअली गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिमों के ज़िम्मे दिया जाता है, जिनको इस कार्य में करने में कोई पुराना एक एक्सपीरियंस रहता है, या जिनको हाउस टू हाउस मूवमेंट फैसिलिटेशन इजी है, जो रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि बात ये है कि कल को डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, इसमें कुछ पेनल्टीज़ भी रहती हैं। कल को हम बाइंड कर सकते हैं गवर्नमेंट मुलाजिमों को। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से उठ के उस तरह आ जाए तो हम उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये पूरा बाइंड किया जाता है। प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अपनी टीम्स के थ्रू चार्ज ऑफिसर्स रहते हैं। वो चार्ज ऑफिसर यूजुअली जो हमारे चार्जेस बने हैं सेंसस के लिए, जैसे 207 चार्जेस हैं हमारे रूरल चार्जेस, तो उसमें वो तहसीलदार लेवल के लोग रहते हैं। और इसी तरह से अर्बन एरियाज़ में एग्जेक्टिव ऑफिसर्स जो अर्बन एग्लोमेशंस के रहते हैं, यानी कि जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या कुछ, तो वो उनके रहते हैं। तो ये उनको देखना है कि कौन से रिस्पॉन्सिबल उस तरह के लोगों को मौका दिया जाए। आई एम श्योर ये अच्छे और साफ़ सुथरी छवि वाले लोग ही आएंगे जो देश के राष्ट्र के हित में इतने बड़े कार्यक्रम में अपना भरपूर तरीके से योगदान करेंगे। सर, 11,728 करोड़ के बजट में से आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कितना अप्रॉक्सीमेट बजट की उम्मीद करते हैं? देखिए, इसमें ये कोई बजट के आवंटन की बात नहीं है। हम जैसे करवा ही रहे हैं सेंसस का काम, तो जहाँ जहाँ जितना भी उनका मेजर जो होता है ये ऑनरेरियम का ही बजट होता है, जिसमें हमने लोगों को ये कार्य सेंसस का काम करने के लिए एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स को कॉम्पनसेट करना है। वैसे ही प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स जो हैं उनको, या फिर जो लोग इसमें कार्यरत हैं, इसी तरह से जैसे हमें इनको देना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कुछ कंप्यूटर, क्योंकि अब ये टोटली ऑनलाइन है, कुछ हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, वो चीज़ें, और जैसे कुछ गाड़ियों को हायर करने के लिए POL वगैरह, या बाकी कॉन्फ्रेंसेस करनी है। ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा रहता है हमारा, क्योंकि लोगों को ट्रेन करना है, ऑनलाइन सेंसस को कलेक्ट करने का हमने उनको प्रैक्टिस करवानी है। तो अलबत्ता इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज विच आई एम श्योर, जिसमें जो भी खर्चा रहेगा वो भारत सरकार उठाती है, और आगे भी अगर बजट को एनहांस करना पड़ा तो बढ़ाया जाएगा। तो हमें जितने खर्चे की आवश्यकता है, हमारे क्या है कि जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, इसका प्लानिंग और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसको हम यूजुअली नोडल डिपार्टमेंट बनाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख दोनों यूटीज़ में प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के हमारे नोडल ऑफिसर्स डेजिग्नेट हो जाते हैं, और उनके थ्रू फंडिंग हम ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के PCOs को भिजवाई जाती है, जो चार्जेस में पैसा जाता है। तो बड़ा एक साफ तरीके से आवंटन होता है, और ये जो पैसा जाएगा ये उनके यूजुअली खर्चे, या फिर उनकी ऑनरेरियम, या फिर उनके ट्रेनिंग, या फिर उनकी किट्स,
यानी कि हम उनको कुछ किट्स देते हैं, जैसे आई कार्ड दे रहे हैं, जैसे उनको फिर भी हम बैग्स बना के दे रहे हैं, कुछ पेपर, कागज, पेंसिल, कुछ उनको कैलकुलेशन करना है, तो ये सब खर्चा उसके लिए रहता है, ट्रैवलिंग का हो गया, ये हो गया, ताकि कोई भी विघन ना आए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य पे कोई भी एक रुपए का भी बर्डन ना पड़े। ये पूरा केंद्र सरकार खर्चा अपने ऊपर लेती है। सर, बजट के बारे में जानने का मेरा ये तात्पर्य था कि चूँकि आपने कहा इंफ्रा पे, टेक्नोलॉजी, उनको गैजेट्स चाहिए, सॉफ्टवेयर पे खर्चा होगा, सॉफ्टवेयर कंपनियां लोकल मैन पावर को एम्प्लॉय करेंगी। हमारा ये जानने का मकसद ये था बजट का कि यहाँ लोकल एक्सपेंडिचर कितना एब्जॉर्ब होने जा रहा है, लोकल रिटेल या एमएसएमई को क्या बेनिफिट होने जा रहा है? नहीं, देखिए, ये लोकल नहीं होता, ये बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पर डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। आप अगर थोड़ा सा आपने देखा होगा तो पिछले दिनों भारत के रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर जम्मू कश्मीर पधारे थे, और हमने एपेक्स कमेटी का मीटिंग लिया था, जिसमें मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर के और जितने भी एपेक्स कमेटी के मेंबर साहिबान थे या सेक्रेटरीज थे, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, 5-6 सेक्रेटरी, 8-9 सेक्रेटरी थे, और सारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स जुड़े थे, जिसमें सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप थी। तो उसमें क्या है कि आप पूरी ओरिएंटेशन आपने दी और वो खुद भी आए, तो माने ये केंद्र लेवल पे डिसीजन, सेंट्रल लेवल पे डिसीजन होते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं बैक एंड पे, जैसे आपका था कि वो क्या करते हैं, जैसे भारत सरकार ने इसमें मुख्यतः जो सॉफ्टवेयर बने हैं, जो जिस पे हमारा डेटा आना है, पोर्टल्स बने हैं, इसमें CDAC है भारत सरकार का एक PSU, तो CDAC के थ्रू ये सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और CDAC ही ये सारा इसको केंद्रीय एजेंसी एक PSU है, वही इसको कंट्रोल कर रही है और उसमें अपना योगदान, सहयोग दे रही है। तो इसमें अलबत्ता स्टेट लेवल पे वैसी एक्टिविटी नहीं है कि हमें किसी MSME को या इन्वॉल्व करना है, पर कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ेगी, हाँ, हम कुछ कंसल्टेंट, जैसे मेरे ऑफिस का शॉर्टफॉल है, हम कुछ सीनियर कंसल्टेंट, कुछ जूनियर कंसल्टेंट, या कुछ लोग हम जैसे जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है, हम अपने गृह मंत्रालय का जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस है, वहाँ पे हम अपनी वो बता देते हैं, और उनकी तरफ से अप्रूवल्स आ जाते हैं कि आप इनको ज़रूर लगा लीजिए। तो अलबत्ता उसमें हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, या हमें कोई MTS चाहिए, या कंसल्टेंट्स चाहिए, या सीनियर कंसल्टेंट्स चाहिए, या गाड़ियाँ आ रही हैं, ड्राइवर्स चाहिए, तो उसमें वो पूरा सहयोग है केंद्र सरकार का, कभी भी कोई मनाही नहीं है। लोकल्स को भरपूर तरीके से हम जहां जहां एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, इस सेंसस के दौरान हम पूरी तरह से उनको दे रहे हैं। और हम ही नहीं, हमने यहाँ पे थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर फॉलोइंग हर प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर को ये मौका दिया है कि वो भी अपने यहाँ पे कंसल्टेंट्स, या मतलब जो भी टीम बिल्ड करनी है, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जो एक्सक्लूसिवली सेंसस का कार्यक्रम करेंगे, तो उसके लिए हम उनको पूरा फंडिंग दे रहे हैं। आपके सवाल का जवाब बजट का, उनको भी फंडिंग दी जा रही है कि उनको हायर किया जाए ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अलबत्ता वो तो साथ के साथ प्रोसेस चल ही रहे हैं, जहां ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, जहां मशीनरी की ज़रूरत है, जहां गाड़ियों की आवश्यकता है, हार्डवेयर की आवश्यकता है, वो सब केंद्र सरकार खर्चा खुद से उठा रही है। सर, आपसे से ये जानने को मिला कि ये बहुत ही सेंसिटिव एक्सरसाइज भी है और ज़रूरत भी है देश के लिए भी, देश की पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए भी, लेकिन सर आम लोगों तक पहुंचने के लिए लगता है बहुत बड़े लेवल पर आपको अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, बॉर्डर्स पे, रूरल एरिया पे NGOs की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है सर? हाँ, हम ज़रूर, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं आपके प्रश्नों का एक और एडिशन आपको बताना चाहूँगा, शायद भी चाहते हो। हम एक इस हमारे सेंसस का एक बहुत यूनिक फीचर है, जो शायद बहुत से केंद्रीय लेवल पे प्लानिंग, जैसे इलेक्शन में भी सोचा जाता है, किया जाता है, पर ये मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी भी, प्रसन्नता हो रही है कि हम फर्स्ट टाइम भारत में सेल्फ एन्यूमरेशन करवाने जा रहे हैं। ये सेल्फ एन्यूमरेशन विंडो एक ऐसी विंडो है, यानी कि आप
अपने मोबाइल पे, अपने डिवाइस पे खुद ही अपना डेटा फिल अप करके डाल सकते हैं, जो कि एक छोटी एक्सरसाइज नहीं है। आपको खुद से ही डेटा फिल करना है और वो 15 दिन पहले विंडो खुलेगी। जैसे HLO जून में है तो मई के 17 मई से ये विंडो खुल जाएगी और 15 दिन लोगों को मिलेंगे 1 जून से पहले पहले अपना डेटा खुद फिल करने का। वैसे ही पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जैसे फिक्स्ड है, स्नो बाउंड एरियाज में सितंबर में होगी और जो मैदानी इलाके हैं वो फरवरी 27 में होगी। तो वहां पे हम 15 दिन की विंडो फिर दोबारा खोली जाएगी सेल्फ एन्यूमरेशन की, तो आप खुद से भर सकते हैं। पर उसमें एक चीज जरूर है, हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स बाद में आपके घर विजिट करेंगे। जो हमारी विंडो खुलने, वो जो दिन है हमारे जिसमें हमारा PE का या HLO का फेज है 1 महीने का, तो उसमें वो क्रॉस चेक जरूर करेंगे आपने क्या भरा है। वो इसलिए भी कि शायद आपसे कुछ गलती हो गई हो भरने में, या फिर एग्जैक्ट डेटा आना चाहिए जिसकी आवश्यकता है। और जब वो उसको फाइनलाइज करेंगे जियो टैग्ड आपने जो भरा है, तो उसके बाद वो हमारे डेटा सेंटर में जाएगा, यानी कि क्रॉस चेकिंग होगी सेल्फ एन्यूमरेटेड डेटा की। तो ये एक चीज थी जो मुझे लगा कि मैं आपके माध्यम से लोगों तक बताऊं। अब रही बात पब्लिसिटी की, आपका एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय ने बहुत विस्तार पूर्वक एक कार्यक्रम रखा है पब्लिसिटी का, ताकि एक तो ये बहुत अंतराल के बाद हो रहा है, 16-17 साल के बाद हो रहा है, और दूसरा इसलिए भी ये रखना आवश्यक हो गया कि देखिए हमें गांव में बॉर्डर पे, आप ही के शब्द हैं, आखिरी जो आदमी बैठा है उस तक भी पहुंचाना है कि ये क्या एक्सरसाइज है, ठीक है ना। और काफ़ी लोग जो असाक्षर हैं, जो साक्षर नहीं है अभी, उन तक भी पहुंचना है और पहुंचाना है। तो उसके लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे 2011 में एक नेशनल कैंपेन चलाया था, जिसमें हमने टॉप कुछ स्टार्स जिसको कहते हैं कैंपेनर रखे थे, जिसमें श्री विराट कोहली जी थे उस समय। तो इस समय हम बता सकते हैं कि इस समय बहुत गहन मंथन चल रहा है उस लेवल के किस स्टार कैंपेनर को रखा जाए। वो हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या बाकी लोग तो रहेंगे ही, पर हम एक पब्लिक का स्टार कैंपेनर जरूर लाएंगे जो पूरी तरह से इसको जनता के बीच लेकर जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे, कोई बड़ा एक्टर हो गया, कोई प्लेयर हो गया, कोई जो पब्लिक को अपील करता है, जो उनकी भाषा में उन तक पहुंचेगा। उसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम स्टेट लेवल पे अलग से पब्लिसिटी कैंपेन चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम आप सबका, मीडिया को भरपूर तरीके से इन्वॉल्व करेंगे। और नॉट ओनली दैट, हम लोकल इन्फ्लुएंसर्स को, लोकल आर्टिस्ट को, जो जहां का प्रचलित व्यक्ति है, चाहे वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो एक सिंगर है, चाहे वो डांसर है, हम उनके थ्रू भी कैंपेन गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए एक विस्तार पूर्वक हम स्टेट लेवल या UT लेवल का प्लान भी बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि हम आप सबसे ये सहयोग चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट सिर्फ एक बार ही नहीं आप दिखाइए, आप बार बार जनता को बताइए कि ये आपके भले के लिए ये जनगणना मर्दमशुमारी होने जा रही है, जो कि आपकी आने वाले 10-15 साल की फाउंडेशन बनाएगा। आपके घर में जैसे LPG गैस के सिलेंडर की बात चलती है, कितने सिलेंडर होने चाहिए, क्या मनरेगा जो पहले होता था अब जी राम जी हो गया, उसमें कैसे फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, कितनी सड़कें गांव में बननी है, कितनी बिजली की आवश्यकता है, बिजली किस माध्यम से पहुंचाई जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी। तो आप जो भी विषय के बारे में सोच सकते हैं, कितनी इंडस्ट्री लगनी है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप ही नहीं, पूरा विश्व इस समय भारत के इस जनगणना के डेटा का भरपूर तरीके से इंतजार कर रहा है, वो प्रतीक्षा में है, क्योंकि ये पूरे विश्व की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो भी उसके बाद ग्लोबल कंसर्न्स आकर यहाँ पे कैसे अगला अपनी बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाएंगी। चाहे आप इंटरनेट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या बड़े बड़े जो विश्व के, जैसे आप लगा लीजिए टेस्ला है, दुनिया की कोई भी कंपनी का आप नाम ले लीजिए जो इस समय शिखर पर है, वो सब एकदम इंतजार करते हैं ऐसा डेटा का, क्योंकि यही डेटा आने वाले समय में भारत की दिशा और दशा
हमारे गांवों में कितनी प्रगति होगी, हमारे शहरों में कितनी प्रगति होगी, कितने फ्लाईओवर बनेंगे, कितने यहाँ पे लोगों को रोजगार के भत्ते मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें डिसाइड करने वाला है और हमें इसमें पूर्ण तरीके से योगदान देना चाहिए और हमें फ़र्क समझना चाहिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और इवन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भी बोलते हैं आप SIR करवा रहे हैं। लोगों को ये अंतर ही नहीं पता कि SIR क्या है और जनगणना क्या है, जबकि जनगणना एक विशाल के इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है भारत की और SIR सिर्फ एक रूटीन हिस्सा है इलेक्शन प्रोसेस का जो हर 5 सालाना होती है, चाहे वो आप असेंबली लेवल पे लगा लीजिए, पार्लियामेंट लेवल पे लगा लीजिए। हाँ, हमारे सेंसस का इम्पैक्ट जरूर होता है। जैसे भारत में डिलिमिटेशन फ्रोजन थी दिसंबर 26 तक एज पर द लास्ट डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट। तो जब हमारा ये अब एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 27 में, उसके बाद शायद ये आने वाले समय की जो डिलिमिटेशन होगी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चाहे वो असेंबली की हैं चाहे वो पार्लियामेंट की हैं पूरे भारत में, उसका भी बेस यही बनेगा, यही पॉपुलेशन का डेटा। तो आप समझिए इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है पूरे पार्लियामेंट में या पूरी असेंबलीज में। एक नई तरह से शायद नंबर बढ़ेगा सीट्स का। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एक रोल रहने वाला है। वो पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी इफेक्ट करता है, सोशल सिस्टम्स को भी इफेक्ट करेगा और इकोनॉमी को तो पूरा बूस्ट देगा ही हमारे प्रगति और विकास के माध्यम से, जो आप लोग बता चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर आपका। आज बहुत जानकारी मिली, हमारे सुनने वाले देखने वाले दर्शकों का बहुत सा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ कि सेंसस जो है ये सिर्फ व्यक्तिगत जनगणना ही नहीं है, ये देश के विकास के लिए, देश की आर्थिक पॉलिसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आज हमें बहुत कुछ जानकारी मिली। इस जानकारी के माध्यम से हम अपने दर्शकों से भी ये अपील करना चाहेंगे कि सेंसस में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिएगा। जो एक्सरसाइज 17 मई को शुरू होने जा रही है सेल्फ इन्यूमरेशन की, पढ़े लिखे नौजवानों से भी अपील है कि आप अपने बाकी लोगों को भी जो टेक्स सेवी नहीं है उनकी भी मदद करिएगा ये डाटा फिलअप करने में, सो दैट भारत सरकार को एक्यूरेट डाटा मिले और हमारे भविष्य की एक उज्जवल प्रगति की ओर हम बढ़ें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। धन्यवाद। और प्लीज़ भरपूर तरीके से जनगणना का हिस्सा बनिए और भारत की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। यही आप सबके तरफ से हमें एक संदेश हम देना चाहेंगे और आई एम श्योर आपके पॉडकास्ट के व्यूअर्स जो हैं वो इसको समझने के बाद पूरा इसमें सहयोग देंगे आने वाले। थैंक यू सर। धन्यवाद।